हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? कुछ बनाए तुम लोगों ने क्वेश्चंस मॉड्यूल के? थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन से बीच बीच में, अच्छी बात है ना? कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। यार ये लाइट थोड़ी सी कम हो सकती है क्या इधर उधर की कहीं से? ये तो चालू कर देना यार। हैं? ठीक है। लो भाई, क्या चल रहा था अपना? रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था अपन ने, है ना? और उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो सारी बातें अपनी हो गई थी। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे भाई। स्लैब के आ जाने से क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। कितना होता है शिफ्ट? d इंटू 1 माइनस 1/μ। और किधर की तरफ होता है? जिस डायरेक्शन में रे ट्रैवल कर रही है। सही है? तो लोचा कर देता है। और लोचा कितने का होता है वो बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा TIR। हेडिंग डाल लें TIR। TIR TIR TIR। ये करना है यार, ऑन देखना एक बार हो गया लाइट। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब कंप्लीट, इंटरनल मतलब उसी में ही आ जाए, और रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन होता ही है। ध्यान से सुनना बेटा, वो क्या रहा है। यहां पर लेटेस्ट से पानी है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेटेस्ट से म्यू, और बाहर है एयर तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। सही है? एक रे आती है और ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो बताओ इस रे को किधर मुड़ना चाहिए? दूर जाना चाहिए या पास आना चाहिए? तो दूर जाना चाहिए, तो ये दूर चली जाती है। चली गई भाई। क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंस? सही है ना? ऐसा कब होता है? जब हम ट्रैवल करते हैं कहां से? डेंसर से रेयरर। फिर हमने क्या करा, इस रे को, इसका एंगल और थोड़ा सा बढ़ाया, मतलब इसको और थोड़ा सा लेटा दिया, स्लैंट कर दिया। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये वाली रे होती तो क्या ये और ऐसी हो जाती? सही है? अब ध्यान से सुनना। सर क्या एक रे को मैं और ऐसा कर दूं, इससे भी ज्यादा लेटा दे थोड़ा सा और ऐसा, तो देख रहे हैं कि एंगल आर बढ़ता जा रहा है। क्या एंगल आर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 90 हो सकता है? अब बताओ इस रे को क्या बोलोगे आप? इस वाली रे को क्या बोलोगे? ना तो ये वहां गई ना ये वापस आई। सही है ना? ऐसी कंडीशन जब हो जाए बेटा तो इस एंगल को अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। क्रिटिकल क्यों है भाई? देखो, ना तो वो इधर आ रही है वापस और ना ही वो दूसरे मीडियम में गई। अब बताओ मुझे यार, अगर इससे ज्यादा एंगल कर दिया तुमने, फॉर एंगल आई ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, मतलब और स्लैंट कर दिया तुमने अगर, तो अब क्या हो जाना चाहिए? अब इस रे को उधर तो नहीं जाना चाहिए और इस रे को दोबारा लौट करके इसी मीडियम में आ जाना चाहिए। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? ये एंगल आई है अगर, तो ये एंगल आर हो जाएगा बेटा, और एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब कौन सा लॉ फॉलो होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है ना? तो ध्यान से सुनो, TIR के लिए कंडीशन क्या है कि एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। थीटा क्रिटिकल अभी अपन निकाल लेंगे। और क्या होना चाहिए बेटा? डेंसर से रेयरर जानी चाहिए।
ये प्रोसेस कब हो सकता है? सिर्फ जब आप डेंसर से रेयर जा रहे हो। रेयर से डेंसर जा रहे हो तो भैया टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी, कोई मतलब ही नहीं है उधर। तो तुमने कभी ऐसा देखा है कि ऐसे पानी होता है और पानी के ऊपर ऐसे तुम बोलते हो और पत्थर को अपन ऐसे टप्पे खिला देंगे भाई, तो तुम कभी भी ऐसे नहीं फेंकते, तुम एंगल आई को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो एंगल आई अगर ज्यादा होगा तो फिर वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो पानी के ना अंदर जाने की बजाय वो कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। कुछ कुछ वैसा ही है, सही है ना? तो अब बात आती है सर ये निकाला जाए थीटा क्रिटिकल। तो बेटा थीटा क्रिटिकल के लिए बताओ एंगल कितना था रिफ्रैक्शन वाला? R इज इक्वल टू 90 डिग्री। लगाओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाया जाए तो क्या बोलोगे आप? म्यू इंटू साइन थीटा क्रिटिकल, और बाहर क्या है? 1 साइन 90 डिग्री। बाहर हमेशा हल्का होना चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया? बाय स्टैंडर्ड एयर ले लिया। अगर कोई और हल्का हो तो उसका म्यू यहां पुट कर देंगे अपन, और ये 90 रहना चाहिए, ये थीटा क्रिटिकल है। तो बताओ साइन थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा? ये तो पूरा ही 1 हो गया। कितना हो जाएगा? 1 बाय म्यू। और अगर मैं थीटा क्रिटिकल बोलना चाहूं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। साइन आता है इसके अंदर, सही है क्या? कुल मिलाकर के बेटा 1 क्या है? हल्के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर कोई और हल्का मीडियम होगा तो उसका आ जाएगा अपॉन ये म्यू किसका है? ये भारी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हमें थीटा क्रिटिकल निकाल लेना चाहिए होता है हमेशा, और उससे देखना चाहिए कि आई अगर उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? फॉर TIR हो जाएगा। समझ गए बात को? लिख लो। तो पूरी की पूरी लाइट किधर आ जाती है? डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल। टोटल मतलब कंप्लीट, कुछ भी पार्ट बाहर नहीं गया। इंटरनल, इंटरनल मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सही है। इसका यूज कहां कहां होता है? देखो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, है ना? हम लाइट को क्या करते हैं? TIR करवा करवा करके अंदर ही अंदर सिग्नल को ट्रैवल करवा देते हैं, लाइट सिग्नल को। सही है ना? और कहां यूज होता है? एंडोस्कोपी के अंदर यूज होता है, उसके अंदर भी लाइट ही होती है। तो ट्रैवल कर कैसे करती है ट्यूब के अंदर? TIR से करती है। आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो एक ऐसा लंबा सा पाइप है, आप बेटा ऐसे फेंको बॉल को, तो यूं 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 बढ़ते हुए निकलेगी, यूं 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 यूं, वैसे लाइट चलती है। TIR is very important concept for us. इस पे ध्यान रखें, ये हमें याद करना है। एक ग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले आप वो लिख लो।
ग्राफ भी बना लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। हो गया। देखो ग्राफ की कहानी क्या है, ग्राफ को समझने के लिए, ये ग्राफ सिर्फ इसलिए मैं बनाया है कि अगर कहीं ये दिखाई दे शक्ल तो आप इस शक्ल को देख करके टिक लगा सको, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, बाकी एग्जैक्टली इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस शक्ल देख लो इसकी थोड़ी सी। कहानी क्या है, कहानी ये है कि भाई अगर एंगल जो है आई जो है, किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं अपन, जल्दी बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर एंगल आई आपका थीटा सी से कम है तो टी आई आर नहीं हो रहा होगा, और अगर एंगल थीटा सी से ज्यादा है तो टी आई आर हो रहा होगा। अब कहानी यह है कि जब टी आई आर नहीं हो रहा है तब क्या कहानी चल रही है, ध्यान से सुनना। तब कहानी चल रही है, ये एंगल आई है आपका, और ये जो रे है बेटा ये इस मीडियम में चली जा रही है, और ये है आपका एंगल आर, ये एंगल आई। तो मुझे बताओ अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या इस रे को सीधा जाना चाहिए था, तो ये रे सीधा ना जाने की बजाय इधर बेंड हो गई बाय डेल्टा एंगल, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू क्या बोलोगे बेटा आप, डेल्टा की वैल्यू आप बोलोगे ये वाला एंगल, ये एंगल कितना, देखो ये आई है तो ये भी आई होगा, ये वाला एंगल भी आई होगा। देखो ये आई तो ये भी आई, और ये है आर, तो डेल्टा कितना हो गया, आर माइनस आई, आर माइनस आई। डेल्टा बराबर कितना हो गया, आर माइनस आई। और अगर टी आई आर हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, देखो फिर तो वही वाली बात है, पाई माइनस टू आई वाली कहानी। एंगल जब अपना रिफ्लेक्शन होता है, जब अगर आई ग्रेटर देन थीटा सी है तो क्या हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। अगर ये आई है, ये आई है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये कितना एंगल आता था बताओ, डेल्टा बराबर पाई माइनस टू आई। तो आप देख रहे हो बेटा डेल्टा और आई के बीच में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये इस इक्वेशन के कारण बनी है। इतनी बात सही है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो हो गई कहानी, ये वाली कौन सी वाली, अगर आई ग्रेटर देन थीटा सी। अब इधर देखो बेटा, अब क्या करें, देखो यहाँ आर चाहिए मुझे, आर चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई, ताकि डेल्टा और आई में मैं बना सकूं। तो आर और आई में क्या रिलेशन होता है बताओ, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, म्यू साइन आई 1 साइन आर। तो बताओ बेटा आर कितना हो जाएगा, यहां से आर हो जाएगा म्यू साइन आई और फिर साइन इनवर्स। समझ रहे हो कितना खतरनाक रिलेशन आ रहा है, ये है आपका आर। इस आर को यहां पुट कर देंगे अपन, तो इसका ग्राफ ऐसा तभी ऐसा गंदा सा बन रहा है, म्यू साइन आई माइनस आई। सही है ना। तो ये गंदा सा ग्राफ बन रहा है इसका, यहां से यहां तक। और फिर थीटा सी पे बेटा मैंने देखो यहां पर डॉट लगाया और यहां हॉलो रखा है इसको। इसका मतलब क्या कि थीटा सी पे आपको इसको मानना है, ना कि इसको। इसको मानना है, इस वाली वैल्यू को मानना है पाई बाय 2 माइनस थीटा सी, ना कि इसको। और फिर थीटा सी से आगे फिर ये वाला ग्राफ। सही है क्या, देख रहे हो कितनी गंदी सी इक्वेशन है ये। तो इसका ग्राफ कौन सा है, ये गंदा सा, ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला जैसा है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन।
समझ में आया? तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, बना लो फिर क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वो ग्राफ की शक्ल देख लो बस। कैसे आया उसकी भी जरूरत नहीं है हमें। कौन बनाने वाला है इस इक्वेशन को देख के ये ग्राफ? रटना ही। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। लेट अस से बेटा आपने यहां पर ना एक बल्ब लगा रखा है, बल्ब, ठीक है, सोर्स है, अंदर लाइट जल रही पानी के अंदर। तो अब मुझे बताओ, अगर लाइट रे यूं निकलेगी, इससे तो लाइट रे कैसे निकल रही होगी? इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। 3D के अंदर कैसे निकल रही होगी? इन अ स्फीयर। तो अगर मान लो ये वाली लाइट रे अगर मैं कंसीडर करूं, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा बेटा? TIR नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा बताओ? क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि एंगल आई अभी इतना ज्यादा नहीं है। अब आप क्या करोगे बेटा? और लेटाओ इसे, तो एक आ गया होगा एंगल जो किसके बराबर हो गया होगा? एंगल आई बराबर थीटा सी। अगर आपने इससे ज्यादा लेटाया तो क्या होगा बेटा? तो फिर वापस आ जाएगी। तो लाइट बाहर कहां तक निकलेगी? सर लाइट बाहर यहां से लेकर के यहां तक निकलेगी। बोलो भाई, उससे ज्यादा एंगल होते ही तो क्या होने लग जाएगा? लाइट अंदर ही वापस आ जाएगी। बोलो यार, आपने कभी देखा है कि पानी के अंदर बल्ब जल रहा है और अंदर भी लाइट हो रही है? तो अंदर क्यों लाइट हो रही है यार? उससे TIR होकर के लाइट अंदर ही आ रही है, तो अंदर भी लाइट हो रही है। बाहर की लाइट नहीं आ रही है। कहां की लाइट है वो? अंदर की लाइट अंदर ही हो रही है। भाई एक तो ऐसे भी जा रही होगी यार, और कई रेस कैसी आ रही होंगी? यूं भिड़ करके वापस आ रही होंगी। सही है ना। तो TIR की कहानी मैं आपको भी एक वीडियो भी दिखा दूंगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाते हैं बेटा, एक एंगल के बाद क्या होने लग जाता है? वो लाइट वापस आने लग जाती है। और अपन देखो, ये भारी मीडियम है, ये हल्का मीडियम है, तो TIR हो सकता है। तो मुझे बताओ बेटा, इसी प्रकार से इन ऑल डायरेक्शंस ऐसा ही होगा। जहां तक थीटा सी होगा वहां तक क्या होगा? रे बाहर जा सकती है, मतलब जस्ट बाहर जा रही होगी यहां पे। तो अगर सोचो बेटा, ऐसे अगर आप कोन बनाओ, कोन, तो क्या बनेगा ऊपर शेप? ऊपर शेप बनेगी सर्कल की, सर्कल की बनेगी। अगर आप इसको कोन का वो मान लो, क्या बोलते हैं, एपेक्स, तो क्या बनेगा बेटा? ऐसे सर्कल बनेगा, सर्कल। तो लाइट किससे बाहर निकलेगी? सर्कल में से लाइट बाहर निकलेगी। तो सर्कल का कुछ रेडियस होगा। रेडियस कौन सा होगा? अगर ये सेंटर हो जाएगा सर्कल का और ये हो जाएगा रेडियस, तो हमें क्या बताना है बेटा? रेडियस बताना है। रेडियस किस किस के टर्म से बताना है? ये हाइट है, कितना नीचे है, ये डेप्थ बोल लो या हाइट बोल लो, फिर ये म्यू है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो आपको फाइंड आर करना है। क्या करना है? फाइंड आर। और अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो कोई हमसे पूछेगा भाई एरिया ऑफ दिस सर्कल बताओ, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, खत्म कहानी। करेंगे ट्राई ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं बेटा कि कहां तक जा रहा है ये सर्कल? थीटा सी तक जा रहा है। गर्मी लग रही है ना, तो ये उतार दे भाई BMW। लाओ भाई इसी का रिमोट लाओ, मेरे को भी लग रही है। बेटा आपको क्या हो गया है? फॉर अ चेंज है? क्या बताओ, लड़कियों के पास इतनी वो है, लिबर्टी है, यहाँ है ही नहीं कुछ यार।
क्या ही चेंज करें, दाढ़ी बढ़ा ली, कम कर ली, बेस बार ऐसी काट देना यार। वो एक रील आती है जिसमें दिखाते हैं कि भाई कॉलेज के अंदर जब लड़की फर्स्ट ईयर में आती है, लड़का फर्स्ट ईयर में आता है ना, तो लड़का होता है एकदम डूड, लड़की होती है एकदम सादी, मतलब एकदम सिंपल। अब सेकंड ईयर, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में लड़की थोड़ी सी मॉडर्न हो जाती है और लड़के के बाल थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर में भाई लड़की एकदम खतरनाक और लड़का भाई गंजा। ये सच है भाई, तुम कॉलेज में जाकर के समझोगे सच। तुम्हारी ब्यूटी कम होती जाएगी, लड़कियों की ब्यूटी, इसलिए समझदार लोग फर्स्ट ईयर में सेटलमेंट कर लेते हैं, इससे पहले हालत बिगड़े। ट्रू लव कर लो, ट्रू लव। लुक डजंट मैटर। लुक डजंट मैटर भी उसी को बोला जा रहा है जिसके लुक्स है। नहीं, जिसके लुक्स है नहीं उसको तो ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जा रहा। भाई इतनी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, लुक डजंट मैटर है तो लोग अरबों कमा गए भाई। मिनिमलिस्ट वाले ने द ऑर्डिनरी को कॉपी किया है ना, और उसने अपनी कंपनी पता नहीं कितने 3,000 करोड़ की हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेची है, बताओ यार। और वो जयपुर का ही बंदा है, और वो मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ कार देखो में काम करता था वो। और फिर कोविड में उसको पता नहीं किसने क्या कंसेप्ट लगाया, उसके साथ मिलकर के एक बंदे ने वही फैक्ट्री डाली जयपुर में, द ऑर्डिनरी को एज इट इज कॉपी किया। आजकल यही चल रहा है इन लोगों का फंडा। एक कंपनी बनाओ छोटी, उसको थोड़ा सा प्रमोट करो, मतलब चला दो उसे हल्का सा, और किसी बड़े जायंट को भेज दो, खत्म कहानी, आपकी जनरेशनल वेल्थ बन गई। ऐसे कमा ही नहीं सकते आप इतना पैसा। देख ले बेटा, करा ट्राई आप लोगों ने? तो मुझे बताओ बेटा, ये ट्रायंगल पकड़ लो आप। कौन सा वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो। थोड़ी थोड़ी सी देखो, इसमें ज्योमेट्री लगती है मैथ्स वाली। अगर ये थीटा सी है बेटा, तो ये भी थीटा सी हो गया। अगर ये एच है, ये आर है। इस ट्रायंगल में मुझे क्या पता है? देखो थीटा सी के अनुसार परपेंडिकुलर है और ये बेस है बेटा। tan थीटा सी में चले जाओ। tan थीटा सी क्या हो गया बोलो? ध्यान से सीखना भाई, ध्यान से सीखना। tan थीटा सी कितना हो गया जल्दी बोलो सर? r अपॉन एच। r अपॉन एच, तो बेटा r कितना हो गया? h tan थीटा सी। पर सर हमें तो sin थीटा सी पता होता है, tan थीटा सी नहीं पता होता। हमें क्या पता होता है हमेशा? sin थीटा सी कितना होता है जल्दी बोलो। आपको एक नई चीज सिखाते हैं आज, जो हमने पहले भी सीखी होगी। sin थीटा सी कितना होता है? 1/μ, हल्का अपॉन छोटा, हल्का अपॉन बड़ा। सोचो ना, sin की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से छोटी। तो बेटा ये हमेशा छोटी वैल्यू होगी, ये हमेशा बड़ी वैल्यू होगी।
है ना, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अब मुझे बताओ साइन थीटा सी से टैन थीटा सी कैसे निकाला जाए, साइन से टैन पे कैसे जाया जाए, ट्रायंगल बना करके। कैसे बना करके, ट्रायंगल बनाओ बेटा, इसको बोलो परपेंडिकुलर, इसको बोलो हाइपोटेन्यूज, और एक ट्रायंगल बनाओ। ये है थीटा सी बेटा, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना म्यू, तो बताओ ये कितना हो गया, बोलो ये हो गया रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, पाइथागोरस थ्योरम, सीधी लगा दी मैंने। अब बता दो भाई tan थीटा सी कितना होगा, जल्दी बोलो, यहां बताओ। h tan थीटा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका रेडियस। अगर अब आपसे कोई पूछे एरिया तो आप आंसर कर देना उसके मुंह पे पाई आर स्क्वायर। सही है क्या? बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। मिला क्या रिमोट? फिर एक रील आता है उसका कि स्कूल में था, स्कूल या कॉलेज में था, तो सेट वेट खरीदने जा रहा है भाई, ठीक है, सेट वेट जेल, अब चलता ही नहीं, पता नहीं चलता है, पर हमारे टाइम में तो चला, सेट वेट जेल खरीदने जा रहा है भाई, है ना, दुकान वाले को बोल रहा है भैया सेट वेट दे दो, ठीक है, और फिर अभी की सिचुएशन में भैया मिनॉक्सिडिल देना। और फिर एक आता है, वो है ना अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना की फोटो लगी हुई पीछे, और उसमें आ रहा है ना कोई लव ना कोई फाइट, 12 बजे मिनॉक्सिडिल, 12:30 गुड नाइट। यार अब ऐसे ऐसे मेरे पास रील्स आ रहे हैं यार। और ये सच है कि जो स्कूल में तुम इग्नोर करके आए हो ना लड़के लोग, है ना, स्कूल के अंदर, अबे यार इससे कौन बात करेगा यार, 4 साल बाद भाई तुम उसी को ही मैसेज कर रहे होगे, अभी से ही करने लग गए। ऐसा उल्टा चलता है, मतलब लड़का खत्म होता जा रहा है, अरे मेरी क्लास की लड़कियां भाई, मेरी क्लास की लड़कियां, उनको मैं देख रहा हूं भाई, ये तो यार बिल्कुल जवान लग रही है, और उसके पति को देख रहा हूं तोंद निकली हुई है, बाल उड़े हुए हैं। हाँ है? क्या हो गया? आदमी कह रहा भाई पैसे कमा लो। चलो अच्छा, मैं ना आपको थोड़े से, आप लिख लीजिए हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में भी। टीआईआर के कहां कहां एप्लीकेशन है, जिसका एक ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ेंगे। तो पहला है एप्लीकेशन, भाई ये टिक लगाने के लिए आ सकता है कभी, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टीआईआर के कारण ही हो रहा है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, तो डायमंड का जो चमकना है ना बेटा, डायमंड इज अ मटीरियल, वो चमकता है, स्पार्कल करता है, सही है ना। वो स्पार्कल कैसे करता है, ध्यान से सुने, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो है 2.5, तो उससे हम ना उसका क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ, बाहर तो एयर है, साइन इनवर्स 1/2.5, तो ये जो एंगल आएगा ना ये आता है करीब 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 24 डिग्री, जो कि बहुत ही कम है यार, बहुत कम एंगल पर भी टीआईआर हो रहा है।
तो अब होता क्या है कि जैसे ही रे अंदर जाती है ना डायमंड के, तो उसको जो सामने सरफेस मिलती है उस पे जब वो गिरती है तो उसका एंगल आए 24 डिग्री से ज्यादा ही होता है, 24 डिग्री से ज्यादा ही होता है। तो यूं जाती है, फिर वो ना बाहर नहीं निकलती, मतलब बाहर निकलनी होती तो निकल जाती है ना यूं करके, रिफ्रैक्शन हो जाता, पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्या होता है, टीआईआर हो जाता है। टीआईआर होकर के वो दूसरे फेस पर जाती है, फिर वहां भी उसको 24 से ज्यादा ही मिलता है एंगल आई, तो फिर वहां पर भी क्या होता है, उसका टीआईआर होता है। फिर वो कहीं ऐसे टिल्टेड होकर के इधर जाती है, ऐसे करके वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है और फिर किसी फेस से बाहर निकलती है। सही है ना। तो जब आप उसे ऐसे देखते हो ना, तो आप ऐसे करके देखोगे तो उसमें आपको ना टीआईआर के कारण वो स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेज है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बाहर निकल रही होगी, तो आपको क्या लगेगा, ये स्पार्कल कर रहा है, पर अंदर कोई लाइट नहीं लगी हुई है, जो बाहर की लाइट है ना वही अंदर जाकर के स्पार्कलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। इसलिए कटिंग ऑफ डायमंड इज अ आर्ट, है ना। डायमंड अपने आप में कुछ नहीं है, डायमंड भी अपने आप में है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, पर साथ साथ में और क्या है, उसकी जो कटिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई किस किस एंगल पे काटा जाए कि उसमें टीआईआर मैक्सिमम हो। समझ में आ गया। एक तो ये कहानी है। दूसरा है बेटा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, मैथमेटिक्स भी देखेंगे इसकी। दूसरा लिख लीजिए ऑप्टिकल फाइबर। तो आप ये देख रहे हो इतना फास्ट इंटरनेट जो आ रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर, और इसका वो एक अपन ना बचपन में आता था, वो लैंप आता था, अभी भी मेलों में मिलता है, तो वो लाइट नीचे जल रही होती है पर वो उसके कोनों कोनों पर दिखाई दे रही होती है। तो यहां से यहां लाइट कैसे जा रही है, वो उतनी पतली सी ट्यूब के अंदर टीआईआर करते हुए जा रही है। देखा आपने ऐसे लैंप, है ना, अलग अलग लाइट्स बदलती हैं उसकी, ऐसे उसके वो निकले होते हैं तंतु, क्या बोलोगे तुम उसे, टेंडल्स नहीं, क्या बोलते तुम इंग्लिश में। दूसरा है, लास्ट लिख लीजिए, मिराज एंड ऑप्टिकल लूमिंग। ये बच्चा ना बेटा शायद मेरे हिसाब से 10th क्लास में पढ़ता है, उल्टा हो गया, है ना। गर्मियों के दिनों में आप देखते हो ना वो चीज, क्या कि सड़क पे पानी दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है ऐसे ना, वो ऊपर जो होती है वो ना गर्म होती है, जब ऐसा होता है तो नीचे की हवा गर्म हो जाती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो रे ऊपर हायर से लोअर जाती है, तो वो टीआईआर करते 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 घूमते 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 यूं आ जाती है। तो आप उसको यूं देखते हो सीधा, तो आपको इसकी इमेज कैसी दिखाई देती है, नीचे दिखाई देती है, तो गाड़ी सीधी आ रही होती है और उल्टी भी आ रही होती है। और अगर ऐसे ही किसकी इमेज बना दी जाए, किसकी, आसमान की, तो वो कैसे दिखाई देता है, वो पानी जैसा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। एक ऑप्टिकल लूमिंग होता है, तो ये कहां पर होता है, ये होता है शिप वाले जो अपना ये सी एरिया में। तो वो क्या दिखाई देता है ना, वो जो आपका शिप है, बहुत दूर आप शिप को देख रहे हो, तो शिप ऐसे ना दिखाई देने की बजाय ऐसे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे हवा में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लूमिंग। सही है ना। ये भी किसके कारण होता है, टीआईआर के कारण ही होता है। सही है। तो कहीं अगर टिक लगाने को आए तो भाई आपको वर्ड्स पता होंगे तो आप टिक लगा दोगे। सही है क्या। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे बताओ, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। उसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं और फिर और क्वेश्चंस करते हैं। टीआईआर की थ्योरी इतनी है, बस अब अपने को क्वेश्चंस करने, जो मैं आपको भी बता रहा हूं वो भी एक प्रकार का क्वेश्चन टाइप ही है। थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर में क्या हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर, सुनो भाई ध्यान से सुने, मैं डेरिवेशन सा करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, उसके बाद हम उसे याद कर लेंगे। डेरिवेशन इसलिए ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। देखो भाई, ये है हमारी ऑप्टिकल फाइबर, ये है बेटा आदि, ये हमारी है पाइप ऐसे। अच्छा, इसका कुछ म्यू है, म्यू, इसका कुछ म्यू है, म्यू। और हम क्या करते हैं ना बेटा, इसके चारों तरफ जो है ना एक ऐसे जैकेट रखते हैं, जैकेट, इसको बोलते हैं अपन क्लैडिंग। क्या बोलते हैं इसे, सुनाई याद आ रहा है कभी, ये क्लैडिंग होता था, अंदर वाला कोर होता था, एक जैकेट लगा देते थे जो इसको एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करता है और टीआईआर में भी हेल्प करता है। और अंदर वाला कौन होता है, कोर होता है बेटा, जिसके अंदर टीआईआर हो रहा होता है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर कौन है बेटा हमारा,
ये क्लैडिंग है, ये कोर है, इसका अपन म्यू को अपन म्यू 2 ले लेते हैं, इसके म्यू 3 ले लेते हैं, और बाहर अपन एयर या म्यू 1 ले लेते हैं। बाहर जनरली कौन होता है? एयर ही होती है। पानी में भी डाल सकते हो आप इसको, इसमें भी डाल सकते हो, और पानी के अंदर भी डाल सकते हो ऑप्टिकल फाइबर को। तो अपन तो एयर ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनो प्रोसेस को। ये मैं इसका एक्सेस बना देता हूं, सिलेंडर है एक तरीके से। तो बेटा यहां से रे आई, एंगल आई कहां से नापा जाएगा? नॉर्मल से। एंगल आई ये रहा, सही है। अब क्या होगा बताओ? ये था रेयरर, कोर है डेंसर, तो क्या होगा? ये रे टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे दब जाएगी। ये कुछ एंगल बनेगा, बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद यहां क्या चाहता हूं बेटा मैं? यहां मैं ये चाहता हूं कि यहां TIR हो जाए। यहां मैं क्या चाहता हूं? TIR हो जाए। ये वाला जो एंगल हो ना, ये वाला जो एंगल हो, ये किससे बड़ा हो बेटा? ये एंगल थीटा सी से ज्यादा हो। अगर ये एंगल थीटा सी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा बताओ? सर ये रे यहां पर आएगी, और क्योंकि ये दोनों सरफेसेस पैरेलल है, यहां नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये थीटा सी से बड़ा, तो ये भी वो उतना ही एंगल होगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी थीटा सी से बड़ा है, तो बेटा ये भी थीटा सी से बड़ा हो जाएगा। तो अगर यहां TIR हो गया गलती से, तो यहां भी TIR होना पड़ेगा। सिमिलरली यहां से यहां जाएगा, यहां TIR हुआ तो फिर यहां भी TIR होगा। एंड सिमिलरली बेटा ये आगे आगे से जिगजैग जिगजैग करके रे आगे ट्रैवल कर जाएगी। समझ में आएगा? तो गेम क्या है? गेम ये है कि मुझे यहां पर TIR करवाना है, सही है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस आई को बढ़ाऊं तो क्या आर भी बढ़ेगा? जल्दी बोलो, क्यों? स्नेल्स लॉ। अगर बेटा आर बढ़ेगा, ये 90, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटना बढ़ेगा। बोलो यार। तो दिक्कत ये आ सकती है कि अगर मैंने आई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आर बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये एंगल छोटा हो गया, क्योंकि इसके बढ़ने से इसको कम होना पड़ेगा। सही है क्या? तो मैं बोलता हूं कि आई की एक मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जिस पर ये जस्ट बच जाए। जस्ट बच जाने का मतलब यहां कितना कर दे बेटा? थीटा सी कर दे। जस्ट क्रिटिकल, थीटा सी से ज्यादा ही चाहिए, पर आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने इसको कितना कर दिया? थीटा सी। तो बताओ बेटा ये थीटा सी है, तो आर कितना हो गया? 90 माइनस थीटा सी। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हैं इसे? कि भैया एंगल बढ़ाने से, यहां पर एंगल बढ़ाने से दिक्कत आ रही है, तो आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम क्या बोला था मैंने? हाँ, उससे ज्यादा एंगल मत बढ़ा देना, नहीं तो TIR नहीं होगा। बोलो रिलेशन निकाल ले भाई। ये वाली गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? ये 90 है तो ये थीटा सी है, तो ये 90 माइनस थीटा सी बहुत जगह काम आएगी। लगाओ बेटा इधर। अच्छा यहां पे थीटा सी की वैल्यू निकालो पहले। साइन थीटा सी कितना होगा? बोलो जल्दी बोलो। साइन थीटा सी बोलो बेटा। 1 नहीं, बाहर कौन है बेटा? इस बार क्लेडिंग है। कौन है? क्लेडिंग। 1 नहीं है वहां पर। कौन है वहां पर? म्यू 3 है, हल्का अपॉन भारी। पहली बात तो ये समझ में आई क्या बात? हमेशा 1 नहीं होता बाहर, हमेशा बाहर कौन होता है? हल्का। हल्के में 1 है तो ठीक है, नहीं तो कोई और है तो वो लिखोगे। सही है यहां तक? अच्छा सर यहां पे लगाओ स्नेल्स लॉ। लगाओ बेटा स्नेल्स लॉ लगाओ, लगाओ। सर म्यू 1, एयर नहीं मान रहा हूं मैं, म्यू 1 साइन आई मैक्स। अरे आई मैक्स के लिए तो थीटा सी वाली कहानी लगा रहा हूं। इज इक्वल्स टू, अंदर कितना बेटा? अंदर म्यू है म्यू 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्रिटिकल। बोलो यार, हम डायरेक्ट भी याद कर सकते थे इसका फॉर्मूला, पर हम डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होगा। अब बताओ बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्रिटिकल कितना होता है भाई? मेरे हिसाब से तो कॉस थीटा होता है, पर आपको तो क्या पता है? आपको तो साइन थीटा पता है। साइन थीटा से कॉस थीटा कैसे निकालते हैं भाई? या तो ट्राइंगल से, नहीं तो वाली प्रॉपर्टी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा बताओ क्या लिख दोगे आप इसकी जगह? म्यू 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना है सर? बोलो बोलो।
आई मैक्स। तो बताओ बेटा साइन आई मैक्स कितना हो गया, जल्दी बोल दो, आंसर आ गया बस। कितना हो गया बोलो, म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू थ्री स्क्वायर। म्यू टू स्क्वायर का नीचे निकलेगा बाहर म्यू टू म्यू टू म्यू टू कट जाएगा। जल्दी बोलो आंसर क्या आ रहा है, रूट ओवर म्यू टू स्क्वायर म्यू थ्री स्क्वायर और डिवाइडेड बाय म्यू वन। सर पर ये तो साइन है ना, तो बेटा थोड़ी स्टाइल मार लो, आई मैक्स कितना हो गया, साइन इनवर्स। अब देखो यार, अगर ये एयर है तो वन रख देना, अगर क्लैडिंग की जगह भी एयर है तो म्यू थ्री को भी वन रख देना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट म्यू टू स्क्वायर माइनस वन, और ये तो वन ही हो गया, रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। सर समझ में आया क्या, डेरिवेशन समझ में आया आपको, डेरिवेशन ठीक है ना। ये डेरिवेशन अपन ने क्यों करा बताओ, ताकि ना आप बस एक चीज करना सीखो, क्या, थीटा सी, तो ये 90 माइनस थीटा सी, सही है। ये फॉर्मूला बेटा ऑप्शनल है, अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख लो। अपन ने किसके लिए कैलकुलेशन करी है, आई मैक्स। इससे ज्यादा एंगल मत कर देना, नहीं तो टीआईआर अंदर नहीं होएगा। ये देखो बेटा, हो रहा है
है ना। हम्म, ये देखिए अपने बचपन में, ये तो हमारे बचपन में था, तो तुम्हारे तो पता नहीं कभी आया है कि नहीं आया है मेलों में आज भी के। ये देखो ये पानी के अंदर करा रहे, लेजर से साफ दिखाई देती है लाइट। ये है TIR। चलो भाई क्वेश्चंस की तरफ चले जाए। क्वेश्चन 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 बेटा। बोलूं, ये डायग्राम है ये वाला 53 डिग्री वाला, ये स्लैब है, एंगल आई गिवन है। क्वेश्चन बोलता हूं मैं, फॉर द गिवन इंसिडेंट रे, फॉर द गिवन इंसिडेंट रे find the minimum refractive index, find the minimum refractive index for TIR to happen। यहां पर क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर TIR होना चाहिए, सही है ना। तो बेटा ये मिनिमम मैक्सिमम जब आ जाए ना, तो आप क्रिटिकल वाला एंगल लगा दिया करो हमेशा, समझ में आ रहा है, एकदम जस्ट वाली कंडीशन लगा दिया करो। तो ये एंगल कितना कर दूं बताओ, ये वाला थीटा सी, और देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 90, बाकी अब आप दिमाग लगाओ। दो मिनट और,
देखे ये थीटा सी है, तो ये कितना हो गया बेटा 90 माइनस थीटा सी। ऐसा कई बार करना पड़ेगा आपको, सही है। अब यहां लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या बोलोगे बताओ, 1 इंटू साइन 53 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी। कितना हो गया साइन 53 कितना होता है भाई, कॉस 37 होता है, 4/5। म्यू मेरे को निकालना है, साइन थीटा सी ये हो गया कॉस थीटा सी। कॉस थीटा सी, कॉस थीटा सी को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, और साइन थीटा सी क्या होगा 1 बाय म्यू, तो कितना हो जाएगा 1 बाय म्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5। यहां से म्यू निकालना है मुझे। तो बेटा अब आप क्या करते हैं, इसको नीचे ले आओ म्यू, और अब आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा 16/25 म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। अब बताओ म्यू कितना आ जाएगा, इसको 1 को इधर रखो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 16/25 म्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कितना हो जाएगा एलसीएम 25 म्यू स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 1। कितना हो गया ये 41। कितना हो जाएगा 41 बाय हाउ मच 25 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो म्यू स्क्वायर कितना हो गया 41/25, म्यू कितना हो गया रूट 41/5। सही है ना। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम बोले तो आप जस्ट वाली कंडीशन लगा दो, सही है। किसी को इसमें कोई लॉजिकल डाउट तो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूं इस बात को। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। The wavelength of light in two different liquids are, the wavelength of light in two different liquids are 3500 angstrom and 7000 angstrom. The wavelength of light in two different liquids are, अलग म्यू होता है तो अलग लैम्डा होता है, आर 3500 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ लिक्विड, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ लिक्विड। तो साइन थीटा सी क्या लेना है आपको, छोटा अपॉन बड़ा, हल्का अपॉन भारी।
तो देखो म्यू में आता है c बाई वी और v होता है f लैम्डा और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी तो कट जाएगी, c भी कट जाएगा, लैम्डा बच जाएगा। दो मिनट और। तो बेटा आपको साइन थीटा से निकालना है, तो थीटा से निकल जाएगा। क्या होता है म्यू हल्का अपॉन म्यू भारी। म्यू का क्या फॉर्मूला होता है, सी बाई वी, सी बाय V1 बाय सी बाय V2। सही है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको इसकी वैल्यू छोटी चाहिए तो V1 बड़ा होना चाहिए। अच्छा इसको और खोल देते हैं एक बार, सी बाय V1 क्या होगा बेटा, f लैम्डा 1 अपॉन सी बाय f लैम्डा 2। बताओ f क्यों सेम रखा मैंने, क्योंकि मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी लॉ ऑफ लाइट चेंज नहीं होती। अब मुझे बताओ बेटा, आपको इसकी वैल्यू को कम चाहिए तो लैम्डा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अब आप कर दो, इसे कट जाएगा ये सी, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। अपने आप ऊपर छोटी वैल्यू पुट करो, नीचे बड़ी वैल्यू पुट करो, नहीं तो 1 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो लैम्डा 2 बोलो बेटा कितना, 3500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कट जाएगा 7000, कितना हो गया 1/2 साइन थीटा 1/2। हमें पता कब होता है, तो थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। साइन थीटा सी अगर 1/2 है तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 इज 1/2। वेरी वेरी गुड। दिस वॉज ऑल अबाउट TIR, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका हमने एक डेरिवेशन भी देखा। इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया तो फिर हम मैथ से कर लेंगे। बोलो सही है क्या?
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म ध्यान से सीखो भाई इसकी थ्योरी। मिटा दो, ये मिटा दो। प्रिज्म में क्या है बेटा, आपने ग्लास स्लैब पढ़ा था, ग्लास स्लैब लेटरल शिफ्ट वाला, कल अपन ने उसके क्वेश्चन भी गए थे, वो शिफ्ट कर देता था, है ना, d/1 - 1 by म्यू और वो सारी कहानी। तो उसमें और प्रिज्म में क्या फर्क है कि जब पैरेलल ग्लास ऐसे स्लैब ऐसा होता है तो ये जो दोनों सरफेसेस है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल है, पर अगर ये सरफेसेस किसी एंगल पर होती ना तो एक रिफ्रैक्शन यहां होता और एक रिफ्रैक्शन यहां होता, और ये दो सरफेसेस पैरेलल नहीं होती, ऐसे ही शेप को प्रिज्म बोला जाता है। ऐसा कोई भी शेप जिस पर क्या हो रहा हो, दो रिफ्रैक्शंस कहां पर हो रहे हो, नॉन पैरेलल सरफेसेस के बीच में हो रहे हो, दो सरफेसेस कैसी हो, वो नॉन पैरेलल, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रिज्म। सही है ना, आजू बाजू वाली साइड्स जो कि नॉन पैरेलल है, उधर अगर यहां एक रिफ्रैक्शन हुआ, एक रिफ्रैक्शन यहां हुआ, तो होगा प्रिज्म। हम कौन सा प्रिज्म पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म सामने से कैसा दिखाई देता है बेटा, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ट्रायंगल, ट्रायंगल। और जो दो सरफेसेस जहां पर रिफ्रैक्शन होगा उसके बीच के एंगल को बोलते हैं पर रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? अब ये आपको सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, पर ये पीछे से कैसा है, जैसे वो नहीं होता टेंट होते हैं, टेंट झोपड़ी टाइप, ये वैसा होता है, देखा आपने लैब के अंदर, है ना, ये वैसा होता है। तो हम इसके क्रॉस सेक्शन को पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, इसकी मैथमेटिक्स सीख लो भाई ध्यान से। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते इसे, क्या होगा भाई, लाइट आएगी। अब देखो वो क्या कर रहा था, ग्लास स्लैब क्या कर रहा था, पैरेलल शिफ्ट कर रहा था, और उसको डेविएट नहीं कर रहा था, है ना, एंगल आई रहता तो पैरेलल ही जा रही थी वो, बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जा रही थी। अब इससे हम क्या करेंगे बेटा, इसको डेविएट करा देंगे, घुमा देंगे। तो ध्यान से सुनना, घुमाएंगे कैसे, यहां से एक रे आ रही है, ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स सीख लो बेटा इसकी बहुत आराम से। ये नॉर्मल बनेगा इस सरफेस पे, क्या ये एंगल आई हो जाएगा, बोलो, ये एंगल आई हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, अगर प्रिज्म नहीं आता बीच में तो। और ये कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, क्या नहीं सर, ये तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, बोलो यार, टूवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड हो गई। अगर ये बेंड हो गई तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नॉर्मल से मेजर करेंगे R1 हो जाएगा। सही है सर। अब क्या होगा, यहां जाएगी रे, तो देखो इसने क्या करा, इसने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया ना। अब ये दूसरा जो फेस है ना, ये भी यही काम करेगा, ये बोलेगा और घूम भाई तू, यहां नॉर्मल बनाऊंगा अब मैं। अब बताओ ये वाला एंगल हो जाएगा इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको मैंने नाम दे दिया R2। और फिर क्या होगा बेटा, इसको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये कैसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्ज करना मतलब बाहर निकलना, इसको क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बोलो सही है क्या? अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या क्या देखना है आपको। सबसे पहले तो हमें ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखनी है, तो मुझे बताओ ए R1 और R2 में एक रिलेशन निकलेगा, ए R1 और R2 में एक रिलेशन निकलेगा, तो वो बताओ सबसे पहले, वो क्या रिलेशन होगा बताओ। तो थोड़ा सा मुझे बताओ बेटा, ये 90 है, ध्यान से सुनना, तो बेटा क्या ये 90 - R1 हो जाएगा, क्या ये 90 - R2 हो जाएगा, और ये 90 - R1 90 - R2 प्लस ए 180 हो जाएगा। करके देखे कितना हो रहा है, बोलो, 90 - R1 90 - R2 प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बताओ क्या ये 90 + 90 तो 180 से कट गया, तो क्या बचा बेटा, इसको उधर ले जाओ, ए बराबर, ये बेटा आपको रटना है, ए बराबर कितना होता है, R1 + R2। पहला रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन अपन निकालते हैं डेल्टा का। मुझे बताओ एक्चुअली में रे को ऐसे चले जाना चाहिए था अगर प्रिज्म नहीं आता, पर प्रिज्म के आने के कारण कहां से जा रही है बेटा, रे तो ऐसे जा रही है। तो मुझे बताओ ये डेविएट कितना हो गई, इसको जाना ऐसे था और ये जा ऐसे रही है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसको पीछे खिसकाता हूं,
मैं बोलता हूं कि देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, बोलो यार, इसको जाना ऐसे था पर ये यू मुड़ गई, सही है क्या? अब मुझे डेल्टा आई और ई और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, सुनना। ये एंगल कितना बनेगा जल्दी बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताओ सर। ये है सीधा और फिर ये है, अब देखो ये आई है, थोड़ी सी मैथ्स देखना यार, इधर रट लेना और क्या है। ये आई है, ये R1 है, तो मुझे लगता है ये I माइनस R1 होगा। अगर ये आई है तो ये भी आई होना चाहिए, उसमें से R1 घटा दो तो I माइनस R1। इसी प्रकार से सोचो, ये E है तो ये पूरा E होना चाहिए, ये और ये E होना चाहिए, E में से R2 घटा दो तो ये हो जाएगा E माइनस R2। मैथ्स में एक प्रॉपर्टी होती थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो ये बोलती थी कि ये जो बाहर वाला एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट जी एंगल्स। तो ये बोलेंगे डेल्टा बराबर, ध्यान से सुनना, डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। हमने क्या बोला, I प्लस E तो अलग कर लो, और माइनस जो R1 प्लस R2 आएगा ना, उसकी जगह क्या लिख दो, A लिख दो। तो बेटा बताओ डेल्टा का फॉर्मूला क्या बना जो हमें रटना है, I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, सही है क्या यहां तक? तो ये दो फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं, कोई हमारे पास इसमें चांस नहीं है कि हम ना याद करें इसे। बोलो सही बात है क्या यार? सही बात है एकदम। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमने क्या करा, हमने ग्राफ बनाया एक डेल्टा और आई के बीच में, डेल्टा और आई के बीच में हमने आई को वेरी करा और देखा भाई डेल्टा क्या क्या आ रहा है। तो हमें ना बेटा कुछ ऐसा असिमेट्रिक सा ग्राफ मिला, ऐसा ऐसा ग्राफ मिला। तो हमने बोला यार एक चीज सुनो यार ये वो वाला आई है जहां पर मुझे डेल्टा मिनिमम मिल रहा है। बोलो बोलो बोलो, डेल्टा क्या मिल रहा है, कम से कम मिल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है यार, ये ऐसा कब हो रहा है? तो हमने चेक किया, हमने बोला यार ये पता है ऐसा कब हो रहा है, जब आई की वैल्यू ई के बराबर है। डेल्टा मिनिमम कब मिलता है बताओ, व्हेन डेल्टा मिनिमम कब मिलता है हमें, व्हेन आई इज इक्वल्स टू ई। सोचो आई अगर ई के बराबर हो जाएगा तो बेटा ये जो रे है ना, ये वाली रे, ये इस बेस के पैरेलल हो जाएगी। सोचो अगर आई और ई बराबर है तो क्या R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे बाय स्नेल्स लॉ भाई? आप इसको इससे इक्वेट करोगे, आप इसको इससे इक्वेट करोगे, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। बोलो यार। तो हमने बोला सर डेल्टा मिनिमम कब होता है, जब I इज इक्वल्स टू ई है। अगर I इक्वल्स टू ई है तो ध्यान से सुनना सर, I इक्वल्स टू है तो डेल्टा मिनिमम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। I और E की जगह, दोनों की जगह I लिख दो, 2I माइनस A। एक बात तो ये, दूसरी बात R1 और R2 बराबर हो गए। अगर I और E बराबर है तो इसका मतलब कौन कौन बराबर है, R1 और R2 भी इनडायरेक्टली बाय स्नेल्स लॉ बराबर हो गए। R1 R2 बराबर हो गए तो बेटा A बराबर आप क्या लिख सकते हो, R और R 2R। बोलो सही है क्या यार? तो मैंने बोला, ध्यान से सुनो, मैंने बोला यार स्नेल्स लॉ लगाते हैं फर्स्ट सरफेस पे, लगाओ भाई स्नेल्स लॉ लगाओ। 1 इंटू साइन I इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R, सही है क्या? 1 इंटू साइन I इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R। अच्छा सर एक बात बताओ, I की जगह मैं, अच्छा मेरे को म्यू निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन I अपॉन साइन R। बेटा I की जगह क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन इस वाली से बताओ क्या आएगा, I की वैल्यू कितनी आएगी, साइन, बोलो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय, बेटा साइन R की जगह, R की जगह क्या a बाय 2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2। बेटा ये एक म्यू को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, ध्यान आ रहा है ये फॉर्मूला, ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2, सही है। अब ध्यान से सुनो, मैंने देखा यार ये तो हो गया ये वाली कंडीशन, कौन सी बेटा, मिनिमम डेविएशन वाली। इसके अलावा ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं I की जगह E लिख दूं
और ई की जगह आई लिख दूं तो क्या इस इक्वेशन में बदलाव आएगा? मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनो, आई को मिटा के बेटा ई लिख देता हूं और ई को मिटा के आई लिख देता हूं। चेंज आया क्या कुछ? इसका मतलब आई और ई इंटरचेंजेबल है फॉर डेल्टा। मतलब आई और ई अगर आपस में बदल जाते हैं, मान लो आई है 30, ई है 60 या ई है 40, तो अगर मैं अब आई को कर दूं 40 और ई को कर दूं 30 तो भी डेल्टा उतना ही रहेगा। बोलो सही है क्या? इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बोलो? आई एंड ई आर इंटरचेंजेबल, आपस में एक दूसरे से ये बदल सकते हैं, तो डेल्टा पे फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा पे फर्क नहीं पड़ेगा और चीजों पे फर्क पड़ जाएगा, पर डेल्टा नहीं बदलेगा। तो बेटा हमने पता क्या ऑब्जर्व किया? हमने बोला यार देखो 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 देखो, हमने बोला यार ये जो डेल्टा, कुछ भी डेल्टा मिल रहा है ना, ये हमें दो आई के लिए मिल रहा है। किसके लिए मिल रहा है? दो आई के लिए। एक आई तो ये रहा, एक आई तो ये रहा, और एक आई ये रहा। तो मैंने बोला अगर आई की वैल्यू यहां i1 है, कितनी है? i1, और यहां आई की वैल्यू कितनी है? i2 है, तो यहां पर e की वैल्यू पता है क्या होगी? i2, और यहां e की वैल्यू होगी i1। समझ में आया क्या? इंटरचेंजेबल समझ में आया बेटा? डेल्टा सेम ही रहना है। इधर भी बताओ i प्लस ई कितना हो रहा है बेटा? i प्लस ई कितना हो रहा है? i1 प्लस i2। इधर भी i प्लस ई कितना हो रहा है? i2 प्लस i1। डेल्टा सेम ही मिल रहा है ना यार? बोलो सही है क्या? इसी लॉजिक से सोचा जाए तो ये वो पॉइंट आ गया बेटा जहां पर एक ही रहने वाला है, तो एक ही रहने वाला है तो आई और ई दोनों बराबर हो गए। समझ में आया क्या? तो डेल्टा मिनिमम कब मिलता है बताओ मुझे? जब आई और ई बराबर हो जाते हैं। आई और ई बराबर हो जाते हैं, R1 R2 बराबर हो जाता है, तो बेटा रे कैसे निकलती है? बताओ बताओ बताओ। पैरेलल टू बेस, सिमेट्रिकली निकलती है एकदम। सही है क्या? लिख लो बेटा, यहां तक लिख लो। एक, दो, तीन, तीन चीजें आपको याद करनी है। वन और टू तो देखो जनरल फॉर्मूला है, वो तो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, वो तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है। आपके जो भी डाउट्स हो आप 2:30 बजे बाद यहां आइएगा डाउट काउंटर पे अपने, और पूछ करके जाइए। क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन। डेल्टा मिनिमम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, उसके लिए हमने अलग से एक केस बना रखा है।
क्या कह रहे हो बेटा? TIR से अगर पूरा TIR हो रहा है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी, कुछ भी पार्ट बाहर नहीं जाएगा, नथिंग। अगर जैसे लेजर लाइट है ना, तो अगर वो TIR कर रही है तो 100% अंदर ही आएगा, पर अगर वो लाइट ऐसे फैलने वाली है तो कुछ पार्ट बाहर भी जा रहा होगा, क्योंकि कुछ एंगल्स वैसे भी रहे होंगे, तो रिफ्रैक्शन जिनका हो रहा है वो तो बाहर चलेगी एनर्जी, और जिनका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर होगी। अगर अगर प्योर TIR हो रहा है तो नो लॉस, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, वो मिरर की तरह बिहेव करेगी सरफेस। ये बेस्ट है, पता है क्यों? क्योंकि ना नॉर्मली क्या होता है, जो मिरर होता है ना वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, कंप्लीट 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, बट TIR में क्या हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब उस समय ये मिरर से भी बढ़िया वाला रिफ्लेक्शन कर रहा है TIR में। हाँ वही क्वेश्चन है ना वो, हाँ उसको करने का तरीका है, वो एक करने का तरीका है वो, रटना है, समझा भी जा सकता है उसे। वो जो पहला वाला रिफ्लेक्शन होगा ना, ऐसा जैसे मोटा मिरर है ना यहाँ, तो पहले वाला ना यहां से यूं जाकर के बनेगा एक तो ऐसा, पर क्योंकि ये है ट्रांसपेरेंट मीडियम तो बहुत कम एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई होगी, मेजर पार्ट तो अंदर चला गया होगा। फिर जो बनेगा यहां पर, ये यूं करके फिर यहां कुछ रिफ्लेक्शन हो गया, ये सेकंड इमेज हो गई, समझ आ रहा है? तो अब ये वाला जो होगा ना, ये मेजर पार्ट होगा। अब इसके आगे आगे क्या होता जा रहा है, इसके आगे कुछ पार्ट यूं चला गया, अब कुछ अंदर आ जाएगा, तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो पहला पता है किसको गिना गया? पहला इस वाले को गिना गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो बहुत कम पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ होगा, इसलिए दूसरा है। स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर सेकंड ही रहेगा इसमें। चलो भाई क्वेश्चंस करने की शुरुआत करें, है ना? थ्योरी तो पढ़ ली हमने। प्रिज्म, अच्छा प्रिज्म एंगल को और क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब समझ जाना कि वो ए की वैल्यू बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। फाइंड करना है आपको R1 R2 E एंड डेल्टा। R1 R2 E एंड डेल्टा। 3 मिनट का बेटा मैं आपको समय दे रहा हूं, अगर आपने लिख लिया है तो पहले वाला लिखो लिखो लिखो। इन इक्वेशन से ही सब कुछ करना है आपको, और स्नेल्स लॉ आपका हमेशा साथ ही, स्नेल्स लॉ। दो मिनट और।
ये वाला क्वेश्चन आपको इक्वेशन से याद कराने के लिए दिया गया है। करें? आया किसी का आंसर? कुछ आया? ठीक है, चलो देखते हैं। सर क्या क्या इक्वेशन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर। है R1 प्लस R2 होता है, और क्या है सर? डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस है। ये याद है सर हमें बाय ज्योमेट्री। सर I ये पता है मेरे को, ये वाला I पता है सर। तो सर अब क्या करूं सर मैं? तो बेटा सर हम यहां लगाएंगे बेटा उसके लिए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगा लो। बताओ R1 कितना आएगा यहां से, जल्दी बोलो। 1 इंटू साइन 45 म्यू इंटू साइन R1। बोलो बेटा, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 साइन R1। साइन R1 कितना हो जाएगा? 1/2। R1 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ गया बेटा ये? 30 डिग्री। आते ही ना यहीं से निकाल लो R2। तो R1 कितना है? 30। R2 आपको निकालना है, और A कितना है? 75। तो R2 कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। R2 कितना हो गया? 45 डिग्री। अगर आपको R2 पता चल गया बेटा, R2 पता चल गया तो E निकल जाएगा किससे? स्नेल्स लॉ से। लगाओ भाई दोबारा स्नेल्स लॉ, सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। कितना हो जाएगा अंदर? कितना हो जाएगा बेटा? √2 साइन 45 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। सर साइन 45 1/√2 होता है, ये तो कट ही जाएगा, तो 1 हो जाएगा बेटा। E मतलब बोले हो क्या होता है इसे? 90 डिग्री। ऐसे निकलेगी, ऐसे एकदम बोलते ग्रेजिंग। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेजिंग। चलो भाई, क्या निकल गया बेटा? R1 R2 निकल गया, E निकल गया। डेल्टा बताओ, डेल्टा बताओ यार। I प्लस E माइनस A। I कितना है? 45। E कितना है? 90। A कितना है? 75। कितना आ रहा है ये? 60 डिग्री का डेविएशन हो गया। यू जाना था, क्लॉकवाइज घूम गया। समझ में आया क्या भाई? ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। लिख लें 1 मिनट, अगला क्वेश्चन बोलता हूं मैं। दो जगह स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, बाकी 2 इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा। सही है ना? प्रिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जो भी चल रहा है ना पढ़ाई में आज से, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ है। कुछ कुछ चैप्टर्स के विजेता जो है ना बेटा, वो हमेशा विजेता रहेंगे। कौन कौन से? एक तो वेव्स जिसने अच्छे से कर लिया वो विजेता है, ठीक है। एक जिसने रे ऑप्टिक्स अच्छे से कर लिया वो विजेता है, ठीक है। मतलब जहां जहां बच्चा नॉर्मली लोचा कर देता है वो चैप्टर्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जिसने एसएचएम अच्छे से कर लिया वो विजेता है, जिसने फ्लूइड्स अच्छे से कर लिया वो विजेता है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चे के थोड़े से गोलमाल रहते हैं। काइनेमेटिक्स तो सभी का ही अच्छा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन सभी का ही अच्छा है। रोटेशन भी अब इतना आसान कर दिया, वो भी सभी का अच्छा है। क्वेश्चन लिखे भाई अगला। इफ मिनिमम डेविएशन, अब मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले पे आना है, तीसरे नंबर के। इफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू, इफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म A, if minimum deviation is equal to angle of prism A, then find refractive index of prism. Then find refractive index of prism.
जल्दी भैया इक्वेशन लगा दो, भैया इक्वेशन लगा दो। एक मिनट और। हाँ भाई, म्यू का फॉर्मूला बोलो यार। साइन डेल मिनिमम कितना है? डेल मिनिमम भी यही है, तो ए प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। बताओ बेटा, ए प्लस ए होता है 2a, 2a बाई टू इज 2a, ये तो क्या साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू। थोड़ा सा बेटा आपको शाना बनना पड़ेगा, मैथ्स कहती है शाना बनो, है ना, मैनिपुलेट करो चीजें। तो बेटा मैं बोलता हूं यार ये a बाई टू है ना, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं क्या? बोलो यार, क्या अब ये साइन 2 थीटा बन गया? साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई ये तो पता होना चाहिए यार, इसके तो पहले दिन ही पढ़ाते हैं बेसिक मैथ्स। साइन 2 थीटा क्या होता है बोलो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे कौन है? इसलिए मैंने ऐसा करा ताकि ये कट जाए। 2 कॉस ए बाई टू, दिस इज द आंसर। समझ में आया? मैथ्स वाला लोचा समझ में आया मैंने क्या करा? ए को मैंने क्या लिख दिया बेटा? सोचो मैं 10 को क्या ले सकता हूं? 20/2 ये कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे दिख गया था नीचे साइन ए बाई टू। मैंने बोला अगर इसे साइन 2 थीटा बना दूं तो ये ए बाई टू यहां आएगा, ये कट जाएंगे, है ना। नेक्स्ट फोटो बना लो, नेक्स्ट फोटो। बेटा अपन ने इस वाले फेस को, है ना, इस वाले फेस को क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है, तो रे यहां से बाहर नहीं निकलेगी, यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सही है? बोलू क्वेश्चन बोलू क्या? बोलू? लिखो, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई निकालना है आपको। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इफ लाइट रीट्रेस इट्स पाथ। रीट्रेस याद आ रहा है बेटा? आप बॉल को ऐसे परपेंडिकुलर फेंकते हो सरफेस के, तो रिट्रेस करती है ना पाथ को। टेढ़ी फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? वापस यूं नहीं आएगी, वो यूं आगे निकल जाएगी। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इफ लाइट रीट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस, मतलब आपको सिल्वर्ड सरफेस पे कैसे गिराना है बेटा? ऐसे परपेंडिकुलर गिराना है,
थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ या एंगल आर बनाओ या ट्राइंगल में कुछ ज्योमेट्री लगाओ, देखो करो, ये सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ी ज्योमेट्री लगाना सीखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। एक मिनट और, कुछ रफ में ड्रॉ करें। देखिए बेटा, मुझे बताओ, ये रेयरर से जा रही है, डेंसर नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी और यहाँ 90 पर ही गिरनी चाहिए। ये 90 होना चाहिए, ये 30 है, तो ये हो गया बेटा 60। ये ज्योमेट्री बनाने को बोला था मैं आपको, ये 60 है तो ये 30 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। अब लगा दो बेटा, स्नेल्स लॉ खत्म हो गया, आई आ जाएगा 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन 30। कितना हो गया भैया ये? √2 इंटू 1/2, 1/√2। तो साइन आई अगर 1/√2 है तो आई कितना है? 45 डिग्री। बोलो यार, कितने बच्चों का आया? ये कोई नया बच्चा बताओ, नया बच्चा, नया बच्चा। न्यू 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 बच्चे क्या हो गए भाई? एनेस्थीसिया लग गया तुम लोगों के। मैं आगे 5 मिनट और लूंगा। लिख ले, बना ले इसे, इसको मत बनाओ अभी, ये बना लो, आंसर बना लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये ज्योमेट्री बेटा आपको सीखनी पड़ेगी, देखो कोई चारा नहीं है आपके पास, है ना? इससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए आपको। अब सुनो, छोटी सी बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, फिर छोटा सा क्वेश्चन खत्म कहानी। मुझे बताओ बेटा, इफ थ्योरी है छोटी सी, इफ ए इज वेरी स्मॉल, पतला सा, वेरी स्मॉल पतला सा प्रिज्म ले लूं बेटा मैं, ऐसे, ये ऐसे ना झोपड़ी, ये तो हो गया एंगल ए बहुत ज्यादा। अगर मैं बहुत पतला प्रिज्म ले लूं, ऐसे थिन प्रिज्म, तो एंगल ए बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर एंगल ए बहुत ही छोटा हो जाएगा तो डेल मिनिमम वाले फॉर्मूले पे जाओ एक बार। डेल मिनिमम क्या था? साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2, नहीं, म्यू डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। अच्छा ध्यान से सुनो बेटा, अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा होता है, तो क्या यहां से साइन हटा दूं? बोलो यार, क्या यहां से भी हटा दूं क्या? बोलो यार। अब आप बोलो सर कैसे हटा दो, मैं बताता हूं कैसे हटा दो। बताओ बेटा, डेल मिनिमम क्या होता है? 2i माइनस ए होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है कि नहीं होता? और ए क्या होता है?
ध्यान से सुनना भी। मुझे बताओ बेटा, अगर ए छोटा होगा तो R1 और R2 भी छोटे होंगे। अरे इन दोनों का सम मिल करके तो ए बनेगा। अगर R1 R2 छोटे होंगे तो I और E भी छोटे होंगे यार, बाय स्नेल्स लॉ। तो हो गया ना यार, डेल मिनिमम क्या है, 2i माइनस ए। तो I भी छोटा है, ए भी छोटा है, छोटे में से छोटा घटा तो छोटा ही कुछ होगा। इसलिए बेटा आप डेल मिनिमम को भी क्या बोल सकते हो कि ये भी छोटा, ये छोटा प्लस छोटा इज अगेन छोटा, तो साइन के अंदर छोटा मतलब साइन हट जाएगा। बोलो यार, बोल दो इसको बेटा, इधर लेकर के जाना। अच्छा 2 कट दो, 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू ए इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम। अब यहां ना बेटा डेल मिनिमम नहीं होता है, डेल ही होता है। मतलब ये वो वाला ग्राफ नहीं बनेगा, बोलेंगे भाई एक ही डेल्टा होता है जिसकी वैल्यू ये है। तो डेल मिनिमम या डेल कितना हो गया बताओ, म्यू ए माइनस ए कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। बेटा ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। स्मॉल एंगल प्रिज्म कितना झटकाता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये सिर्फ कब लगेगा, इफ ए इज वेरी स्मॉल। ये लिख लो, स्मॉल मतलब वही 4-5 डिग्री होता है, 5 से कम माना जाता है, और 7-8 डिग्री भी बोले तो मान लेना सही। और यहां मिनिमम वो वाला ग्राफ नहीं बनता, यहां पर हम बोलते हैं एक ही डेल्टा होता है भाई इसका। चाहे मिनिमम बोलो चाहे डेल्टा बोलो, एक ही बात। और प्रिज्म हमेशा रे को बेस की तरफ झुकाता है। किधर झुकाता है, बेस की तरफ झुकाता है। इसके बाद ये डायग्राम बना लो, क्वेश्चन बोल देता हूं, कहानी खत्म। मॉड्यूल देना, कितने हो गए, 4-5 फॉर्मूले हो गए मेरे हिसाब से प्रिज्म के, है ना। ये बनाया बेटा आपने, क्वेश्चन बोलूं, बोलो स्मॉल एंगल है कि नहीं है प्रिज्म, लिखो फाइंड नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे, फाइंड नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। फाइंड नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो बेटा कुछ डेविएशन ये करेगा, कुछ डेविएशन ये करेगा, है ना। अगर दोनों क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐड कर देना, एक क्लॉक एक एंटी तो माइनस कर देना। आप देखो इतना सा होमवर्क है, PS3 एंड टॉपिक वाइज के 5 क्वेश्चन साथ साथ करते चलो, चैप्टर अच्छा है, तैयार हो जाएगा साथ साथ, तो बहुत बढ़िया है। चलो भाई 1 मिनट और लास्ट।